अब बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन जो कैदी के रूप में बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने 3 किताबों की रचना कर दी। अब ऐसा लगता है कि बिहार सरकार बता रही हो सुप्रीम कोर्ट को कि मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं साहित्यकार। यदि उसने कुछ लिखा भी हुआ तो कचरा लिखा होगा। दूसरी बात, 1 मिनट के लिए हम मान भी ले कि बहुत उच्च कोटि का साहित्य उन्होंने लिखा, तो क्या इससे कृष्णैया साहब की हत्या का पाप धुल जाता है? तब तो जितने पॉकेट मार होंगे जेलों में बंद, सब शेरो शायरी शुरू कर देंगे कि मुझे भी निकालिए, मैं भी शायर हूँ। जो कृष्णैया साहब की पत्नी गई है सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने एक बात उठाई है कृष्णैया साहब की पत्नी ने कि आनंद मोहन को जो आजीवन कारावास दी गई थी, उस आजीवन कारावास का मतलब 20 साल की कैद नहीं है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सजा दी थी, फांसी की सजा दी थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया था, तो उस उम्र कैद का मतलब अंतिम सांस तक जेल में रहना। फरवरी महीने में पटना की मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उस बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था और कुछ लोग आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगाने लगे थे। तो पलटू राम ने कहा था कि हाँ हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और यदि संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो राजपूत वोट बैंक से बड़ा वोट बैंक दलित वोट बैंक, और कृष्णैया साहब दलित थे। तो एक दलित अधिकारी के आप हत्यारे को छोड़ रहे हैं, तो इससे तो दलितों में बहुत गलत संदेश गया। दलित नाराज होंगे नीतीश कुमार से, दलित नाराज हो जाएंगे। हिंदुओं की राजनीति तो नीतीश कुमार की राजनीति है लवकुश समीकरण, कुर्मी और कोयरी दोनों पिछड़ी जातियां हैं, या लालू की लोग है उसमें यादवों का एक बड़ा रोल है, तो वो भी पिछड़ी जाती है। तो मेनली ये कि राजनीतिक मतलब आप कह सकते हैं गाँव है। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जिससे चुनाव पर काफ़ी असर पड़ेगा। आपने देखा ही कि कैसे जातीय जनगणना को लेकर किस तरह से क्लीन चिट मिल गया, यानी कि राज्य सरकार की जीत हुई, जो उन्होंने एक पहल की थी उस पर जीत हुई है, और उसका असर क्या पड़ेगा चुनाव पर। अब दूसरी जो बात है वो हम आपको बताते हैं आनंद मोहन को लेकर, क्योंकि कई जो लोग हैं वो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे थे, और 8 अगस्त को उसकी सुनवाई है, उनकी सुनवाई है, और ऐसे में क्या कुछ होगा, उन्हें जेल होगा, रिहा होंगे, क्या सजा होगा, चुनाव पे क्या कुछ असर पड़ेगा, सरकार पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातों के लिए आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक मामले में तो क्लीन चिट मिल गया जिसके लिए सरकार पहल कर रही थी जातीय जनगणना की, अब तो हाईकोर्ट से हो गई है। अब 8 अगस्त को आनंद मोहन की उनकी सुनवाई है, अब क्या होगा, क्या लगता है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है आनंद मोहन के मुद्दे पर। दर्शकों को मैं संक्षेप में बता दूँ, वैसे उनको पता भी होगा कि आनंद मोहन ने 1994 में एक IAS पदाधिकारी का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का, जो गोपालगंज के DM थे, और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा दी थी। 16 बरस तक रहने के बाद इसी साल अप्रैल महीने में बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया, और उस आधार पर आनंद मोहन को बाहर कर दिया जेल से। तो कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा देवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है आनंद मोहन की रिहाई को, और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अगस्त को है, और उसमें बिहार सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है, आनंद मोहन ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है। लेकिन कानूनी रूप से मैं दर्शकों को बताऊं कि उसमें बिहार सरकार का पक्ष बहुत कमजोर है, और जी वही मैं बताने जा रहा हूँ। और इसलिए पूरी संभावना ये है कि 8 अगस्त के बाद किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर सकता है, आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है वो काफ़ी कमजोर है, वो आप कैसे कह सकते हैं? क्या कमजोर आपको लग रहा है? ये कमजोर ये है कि देखिए, कोई भी संशोधन जो होता है, संशोधन होना कोई खराब बात नहीं। भारत के संविधान में 100 बार से ज़्यादा संशोधन होता है। कोई भी जो संशोधन होता है उसको लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन जेल मैनुअल में जो संशोधन हुआ है, बिहार सरकार ने जो किया है, वो लोकहित में किया गया संशोधन नहीं, वो एक खूनी की मदद करने के लिए किया गया है। मतलब जो एक क्लॉज था जेल मैनुअल में कि सरकारी कर्मी की हत्यारे को मतलब रिहाई में छूट नहीं मिलेगी, उसको बिहार सरकार ने हटा दिया। मतलब एकदम ऐसा लगा कि एक खूनी को छोड़ने के लिए वो आपने संशोधन कर दिया। हाँ, तो ये लोकहित की बात नहीं हुई, ये आनंद मोहन हित में संशोधन हो गया। तो ये कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, और यदि कानून की भाषा में कहें तो इसको मैला फाइल माना जाएगा। मतलब
दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है और ये सरकार का बहुत कमजोर पक्ष है। सरकार ने जो जवाब दिया है बिहार सरकार, वो भी मैं पढ़ के हंस रहा था, उसमें ऐसी मतलब उल्टी सीधी बातें लिखी है। अब बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन जो कैदी के रूप में बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन 3 किताबों की रचना कर दी। अब ऐसा लगता है कि बिहार सरकार बता रही हो सुप्रीम कोर्ट को कि मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं साहित्यकार। तो अब आनंद मोहन ने क्या कचरा लिखा है साहित्य के नाम पर, वो तो कोई नहीं जानता। लगता है मुझे आनंद मोहन की लिखी किताबें लवली आनंद ने भी नहीं पढ़ी होगी। तो ये सब जो सुप्रीम कोर्ट को मतलब गुमराह करने वाले तर्क हैं, ये वहाँ पर खड़े नहीं उतरेंगे। तो इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा। सर जो कही जा रही है, जो तर्क दिया जाएगा कि भाई इन्होंने 3 किताब लिख दी, तो क्या अगर कुछ होता है उनके पक्ष में, अगर बातें जाती हैं, तो यही समझा जाएगा कि भाई कोई भी कुछ भी करेगा और किताब जेल में जाकर लिख जाएगा, फिर वो दिया हो जाएगा। इसलिए ना मैंने कहा कि ये छोटी दलील है, ये कुतर्क हो गया। पहली बात, आनंद मोहन कोई साहित्यकार है नहीं, यदि उसने कुछ लिखा भी हुआ तो कचरा लिखा होगा। दूसरी बात, 1 मिनट के लिए हम मान भी ले कि बहुत उच्च कोटि का साहित्य उन्होंने लिखा, तो क्या इससे कृष्णैया साहब की हत्या का पाप धुल जाता है? तब तो जितने पॉकेट मार होंगे जेलों में बंद, सब शेरो शायरी शुरू कर देंगे कि मुझे भी निकालिए, मैं भी शायर हूँ, मैं भी शायर हूँ। तो ये बहुत थोथी दलील है राज्य सरकार की, कुतर्क है ना, तर्क नहीं है, ये कुतर्क है और ये सुप्रीम कोर्ट में खरा नहीं उतरेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं दर्शकों को बताऊं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि आनंद मोहन के खिलाफ जो कृष्णैया साहब की पत्नी गई है सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने एक बात उठाई है कृष्णैया साहब की पत्नी ने कि आनंद मोहन को जो आजीवन कारावास दी गई थी, उस आजीवन कारावास का मतलब 20 साल की कैद नहीं है। उस आजीवन कारावास का मतलब है आखिरी सांस तक जेल में रहना। जी, जब तक जीवन है तब तक जेल में रहना। क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सजा दी थी, फांसी की सजा दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया था। तो उस उम्र कैद का मतलब अंतिम सांस तक जेल में रहना। तो ये जो बिहार सरकार कह रही है कि आजीवन कारावास हुआ था, 20 साल की सजा थी, हमने अच्छे आचरण की वजह से 16 साल में ही छोड़ दिया, ये मामला वहाँ लटक जाएगा। और पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा अगस्त महीने में और सितंबर में, उसमें आजीवन कारावास के बिंदु पर भी स्पष्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट। आजीवन कारावास जो आनंद मोहन को हुआ है उसको अच्छी तरह से परिभाषित कर देगा, यानी कि फिर से जेल जाने की संभावना, फिर से जेल जाने की प्रबल संभावना है। जैसे शहाबुद्दीन, आपको याद होगा, थोड़े समय के लिए जेल से बाहर निकला था और 300-400 गाड़ियों का काफिला लेके भागलपुर से सिवान पहुंचा था, किसी मुगल बादशाह लाव लश्कर चल रहा है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, उसकी जमानत रद्द कर दी थी और रद्द ही नहीं की थी, उसको फिर बिहार से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया था। तो शहाबुद्दीन वाला हाल ही आनंद मोहन का भी होने वाला है। सर, आनंद मोहन जब रिहा जेल से निकले तो कई लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि भाई कौन से अब पार्टी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि चुनाव को अगर देखा जाए तो लोग यही सोच रहे थे कि उनके निकलने के बाद चुनाव में एक अलग ही मोड़ आएगा, वो अपने जितने भी जात के जो लोग हैं उन्हें मतलब बटोरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में चुनाव पे क्या असर पड़ेगा अगर उन्हें फिर से जेल हो जाती है? तो देखिए, चुनाव में देखिए 2-3 बातें, क्योंकि ऐसा देखा भी गया है कि जहाँ जा रहे हैं वो अपने कास्ट वाइज लोगों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पलटू राम ने आनंद मोहन को छोड़ा ही इसलिए क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। आपको याद होगा, जनवरी महीने में पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उस बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था और कुछ लोग आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगाने लगे थे। तो पलटू राम ने कहा था कि हाँ हम लोग उसमें लगे हुए हैं, उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। तो पलटू राम की तो यही राजनीति कि भाई हम राजपूत वोट बैंक में संधमारी कर देंगे। लेकिन यहाँ गच्चा ये खा गए हमारे मुख्यमंत्री, ये भूल गए कि यदि राजपूत वोट बैंक है तो दलित वोट बैंक भी है। और यदि संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो राजपूत वोट बैंक से बड़ा वोट बैंक दलित वोट बैंक। और कृष्णैया साहब दलित थे, तो एक दलित अधिकारी के आप हत्यारे को छोड़ रहे हैं, तो इससे तो दलितों में बहुत गलत संदेश गया। दलित नाराज होंगे नीतीश कुमार से, दलित नाराज हो जाएंगे। और जो सुश्री मायावती है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि एक दलित के हत्यारे को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। और मायावती देश में दलितों की बड़ी नेता है, तो उनके ट्वीट का भी असर पड़ेगा दलितों पर। तो ये बात भूल गए पलटू राम। ये इनका मतलब आप कह सकते हैं कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो ये तो अगर आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाती है तब तो ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। राजपूत वोट बैंक भी इनसे कुछ नहीं हो पाएगा कि आनंद मोहन तो दोबारा जेल चला ही गया, अब क्या होगा, है ना।
और दलित वोट बैंक की उनको नाराजगी हो जाएगी नीतीश कुमार को। दलित लोग कहेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तब तो ये एक हत्यारे को छोड़ चुके रहते। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को छोड़ के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और इनका जो सुशासन बाबू की भी जो छवि थी वो भी तार तार हो गई। हाँ, आपने जो बातें कही है इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ को वो जीतने चले थे और कई चीज़ों को वो हार गए। थोड़ा जातीय जनगणना की तरफ भी हम कर लेते हैं सर, क्योंकि इधर भी तो जीत हुई है, कहा जा रहा है भाई नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है, इन लोगों की पहुँच से ये जातीय जनगणना, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। इससे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा जातीय जनगणना, क्योंकि आपने तो कहा है आनंद मोहन को लेकर। जातीय जनगणना मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जातीय जनगणना का कोई विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब देश में बहुत सारी नीतियाँ जाति के आधार पर ही बनती हैं, जैसे आरक्षण की नीति है, तो कम से कम सरकार के पास सही आंकड़े होने चाहिए। तो चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? ये नेता लोग इसको कैसे अपने मतलब यूज कर पाएंगे? उसी पर मैं जा रहा हूँ। अब देखिए ये पूरी तरह के लिए चुनावी मतलब खेल है नीतीश कुमार का। आप देखते हैं कि नीतीश कुमार समय समय पर कोई मुद्दा उठाते रहते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले नीतीश कुमार इस पर मतलब बहुत बोलते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता था, बहुत हल्ला होता था। अब उसकी चर्चा तक नहीं होती है ना। तो अब एक नया शोषा छोड़ा गया है जातीय जनगणना। मुख्य रूप से जो नीतीश कुमार और तेजस्वी का वोट बैंक है, मतलब पिछड़ी जातियों का वोट है, उसको ये लोग एक कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम लोग जातीय जनगणना करा रहे हैं, यदि फिर आपकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो फिर हम लोग आपका आरक्षण बढ़ा देंगे। मुख्य रूप से ये लोग अपने वोट बैंक को साधना चाह रहे हैं। तो ये तो चुनाव में एक मुद्दा बनाएंगे ही जातीय जनगणना को, कि देखिए हमने जातीय जनगणना करा दी और हम लोग बिल्कुल पिछड़ी जाति, और अगर इसमें हमें आंकड़े मिले तो हम लोग आरक्षण बढ़ा भी सकते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन लोग की राजनीति तो नीतीश कुमार की राजनीति है लवकुश समीकरण, कुर्मी और कोयरी दोनों पिछड़ी जातियाँ हैं, या लालू की लोग है उसमें यादवों का एक बड़ा रोल है, तो वो भी पिछड़ी जाती है। तो मेनली ये एक राजनीतिक मतलब आप कह सकते हैं दांव है। जी जी। तो सुना, तो आपने दो पहलुओं पर हमने बात की है, जातीय जनगणना और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। इससे क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? तो आपने सुना नीतीश कुमार जी पर क्या असर पड़ेगा, क्या उन्होंने खोया और क्या कुछ उन्होंने पाया। इस बार चुनाव पे काफ़ी असर पड़ेगा। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कौन लोग नीतीश कुमार जी से नाराज़ हैं और कौन है जो खुश होते हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।